नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो है ना, प्रवीण जी की भेजी हुई है। प्रवीण जी हरियाणा में फैक्ट्री में काम करते थे, सुपरवाइज़र थे। अब पारिवारिक व्यक्ति थे, साथ में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। किराए के घर पे रहते थे। साल था 2024 का। आखिरकार मकान मालिक उनको बोलता है कि भाई प्रवीण, ये घर मेरा खाली कर दो। अब रीज़न पूछते हैं तो कहता है कि हमारे घर में शादी ब्याह है, और अब शादी ब्याह होगा तो रिश्तेदार बहुत सारे जुटते हैं। 2-3 महीने के लिए अब ये घर खाली कर दो, अब फिर तुम दोबारा आ जाना। प्रवीण अब मकान के चक्कर में लग जाते हैं कि भाई मकान इतना जल्दी कहाँ से मिलेगा। अब जैसा वो मकान था, अब उस तरह का मकान इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था। समय मांगते हैं कि कुछ हमें टाइम दीजिए, 10-15 दिन में मैं ज़रूर आपका मकान खाली कर दूंगा। आखिरकार अब उनके पास में इतना वक्त नहीं मिलता था। सुबह अपने काम में जाते थे, ओवर टाइम भी चलता था। जब रात को लौटते थे ना तो 10 साढ़े 10 का वक्त हो जाता था। अब उस टाइम कहाँ मकान ढूंढे, कहाँ जाए, किसके पास जाए। आसपास में सारी जगह पर देख लिए थे, लेकिन मकान कोई समझ में नहीं आ रहा था। जैसा वो मकान चाहते थे उस टाइप का मकान बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अब अपने यार दोस्तों का मदद लेते हैं, सबसे पूछते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं कि भाई ऐसा कोई शांत सा मकान मुझे दिलवा दो जो बिल्कुल सेपरेट हो, बीच में कोई उसका ना हो, मकान मालिक अब उसमें रहता ना हो। अब ले दे करके उनके दोस्त है ना, मकान ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार एक दोस्त उनको एक फ़ोटो भेजता है कि भाई देखो, मैं उस जगह पर गया हूँ और ये मकान है, अगर तुम्हें पसंद आता है तो मकान मालिक से मैं बात कर लेता हूँ, फिर मकान मालिक अब आपको मकान दिखा देगा। प्रवीण मान गए। फ़ोटो में देख करके मकान को लगा कि हाँ, ऐसा ही तो मुझे मकान चाहिए था, बिल्कुल सेपरेट और बिल्कुल शांत जगह पर। आसपास में मकान कोई बना नहीं था, खाली जगह थी, और वहाँ पर मकान कोई अभी खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर कॉलोनी थी, देर से देर वहाँ मकान ज़रूर बनना था। अब वो शांत जगह उनको भाग गई थी, ऐसे जगह में रहते थे। आखिरकार अपने दोस्त से बातचीत करते हैं कि भाई मकान तो फ़ोटो में देख करके अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना एक बार मुझे अब उस मकान को अंदर से देखूं और तब जाके फाइनल करूंगा। अब उनका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं मकान मालिक से बात कर लेता हूं, कब तुम्हें टाइम मिलेगा। नरेश कहते हैं कि देखो, 10 साढ़े 10 बजे तो मैं ऑफिस से निकलता हूं, काम से निकलता हूं, 11 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उनके पास बाइक थी। अब उनका दोस्त सोच में पड़ जाता है कि भाई मामला गड़बड़ है। वो लोग अब रात को सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो अब सोच में पड़ गए प्रवीण कि अब करें तो क्या करें। कहते हैं कि भाई चाबी ले लो, ना तो कोई आसपास में हो, वो दरवाज़ा खोल देगा, हम जाकर देख लेंगे और फिर फाइनल कर देंगे। मकान मालिक से बात करता है उनका दोस्त, कहता है कोई बात नहीं, अपने दोस्त को बुला लो, हम किसी को भेज करके और वो घर खुलवा देंगे। प्रवीण को लगा कि मेरा काम बन गया है। आखिरकार 11 बजे वो सुनसान घर में पहुंच जाते हैं, जो रोड के किनारे हैं। पतला रोड उस पर चल रहा है, गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। वहाँ अपना 11 बजे बाइक लेकर के पहुंच जाते हैं। घर बाहर से देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। एक बल्ब भी जल रहा था बाहर में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे अब बड़ी खबर अब ये लगती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, बंदी नहीं है। अंदर दरवाज़ा धकेल करके मेन गेट और अंदर चले जाते हैं कि हाँ, शायद मकान मालिक बोला तो कोई ना कोई आकर के दरवाज़ा खोल दिया है। अंदर चले जाते हैं और जैसा वो मकान ढूंढ रहे थे ना, 2 कमरों का, वैसे ही मकान था। अंदर भी ताला बंद नहीं था, सब कुछ फैसिलिटी थी उसमें जो उनको चाहिए था। सब कुछ उनको मिल जाती है, मकान अब अच्छा है, मन को भा भी जाता है। लेकिन बात किससे करें। मकान मालिक ज़रूर आसपास में होगा, घर खुला छोड़ के गया होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, ज़रूर आएगा ज़रूर आएगा। इंतज़ार करने लगे। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ना तो मकान मालिक आया, ना कोई जानने वाला है। तब लगने लगा कि अब क्या करें भाई, चलो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, लेकिन दोस्त उनका फ़ोन उठाता नहीं है। शायद या तो सो गया या किसी काम में बिजी। अब पता ही नहीं लगता है कि फ़ोन
अब उनका दोस्त कहाँ रहा है। आखिरकार अब वहाँ पर रुक जाते हैं। तब तक 11:30 का वक्त हो चुका था। परवीन जी बताते हैं, अब मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, घर तो पसंद आ गया है। अब ये घर खुला छुड़ा हुआ है, ना कोई ताला बंद है, ताला लटका हुआ है, तो मकान मालिक आसपास में होगा। अब इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार रात का 12 बज जाता है। जब लग जाता है कि अरे मैं कब तक यहाँ खड़ा रहूँगा, अब मुझे अपना घर चलना चाहिए, मेरी बाल बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। अब बार बार पत्नी को फ़ोन भी लगा रहे थे, लेकिन उस जगह से पत्नी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। नॉट रीचेबल बता रहा था। अब ऐसी जगह पर क्या हो गया था, परवीन जी समझ नहीं पाए थे। अब जब काफ़ी देर हो गया, रात के 12 बज गया, तब परवीन जी उस घर से निकलना अब चाह रहे थे। जैसे ही अंदर वाले कमरे से बाहर निकल रहे हैं, और दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। धड़ाम से जैसे कोई बाहर से खींच करके दरवाज़ा बंद कर दिया। एक कमरे में वो फंस के रह गए। दौड़ के जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा तो जैसे खोल कर राजी ही नहीं हो। जैसे लग रहा है कि बाहर से किसी ने सांकल लगा दिया। अंदर में लाइट जल रही थी। गनीमत ये था, अगर लाइट नहीं जलती तो प्रवीण जी के साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। अब प्रवीण जी जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे कि कौन है बाहर, किसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा तो खोलो, मकान मालिक है क्या। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। अचानक जो घर में बल्ब लगे थे ना, वो फ्लिकरिंग करने लगे, टिमटिमाने लगे। एक अलग सी डरावनी आवाज़ उनको अपने आसपास में सुनाई देने लगी। तब उनको समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ और खेल चल रहा है। इस जगह से मैं जितना जल्दी निकल जाऊं तब मेरी जान बच सकती है, लेकिन निकलूं कैसे? दरवाज़ा तो बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। अब इसके बाद चिल्लाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। खूब चिल्ला रहे हैं, खूब शोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई जैसे सुन ही नहीं पा रहा हूँ। अब 12 बज रहा था। कॉलोनी जो आगे थी अब बनी हुई थी, उसमें लोग अपना आराम से सो रहे हैं। किसको क्या पता है कि उस घर में चल क्या रहा है। और जो रोड थी ना कॉलोनी में जो आ रही थी, वो भी बिल्कुल सुनसान हो गई थी। ना तो कोई बाइक आ रही थी, ना कोई कार की आवाज़, बिल्कुल शांत पड़ गई थी। पसीना निकल गया था एक तरह से, पूरी तरह से डरे हुए प्रवीण जी। और आसपास में लगता था उनको ना कि कोई है, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतना महसूस हो रहा था जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा हो। कुछ खर्राटे जैसी मुंह से उसकी आवाज़ निकल रही जब सांस ले रहा हो। तो प्रवीण जी की हालत ख़राब हो गई थी। उनको लगा कि बस अगर ऐसा ही कुछ देर चलता रहेगा ना तो मुझे कोई मारेगा नहीं, खुद ही मैं मर जाऊंगा, डर के मारे मेरी मौत हो जाएगी। ऐसा उनको अब दिल में लग चुका था। आखिरकार फ़ोन लगाने लगे अपने दोस्त को, अपनी पत्नी को, जो भी अब जिनको जानते थे कि कोई तो मेरी मदद करेगा। लेकिन फ़ोन का सिग्नल ही गायब हो चुका था। सिग्नल ही नहीं था, किसी का फ़ोन अब लग ही नहीं पा रहा था। तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इस घर से निकलूं। कोई रास्ता नहीं था, दरवाज़ा बंद, सब कुछ फंस के रह गए थे। ज़मीन पर अचानक गिर जाते हैं, जैसे किसी ने उनको पुश किया हो। दिखाई कोई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको लगा कि अभी किसी ने उनको पुश किया है। धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं, फर्श पर गिर जाते हैं और उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। जैसे लग रहा है कि उनको कोई दबा के रखा अपने दोनों हाथ से, उनको उठने नहीं दे रहा। प्रवीण जी को समझ में आ जाता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा मौत इसी नए घर में हो जाएगी। ये नया घर मात्र 3 महीना पहले बना हुआ था, जो उनकी जानकारी थी। अब तो जान साथ साथ में पड़ गई थी। सब कुछ बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी। बस लग रहा था कि अगले पल उनकी मौत हो जाएगी। तब उनके दिमाग में आता है कि अरे ऐसे वक्त में तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी को याद करना चाहिए। तब अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगते हैं, हनुमान चालीसा शुरुआत कर देते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि कमरे के अंदर में जोर जोर से गोल गोल हवा चल रही हो, जैसे बाउंडर होता है ना, ऐसे उनको महसूस होता है। कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि लड़का है, लड़की है, बूढ़ है, बूढ़ी है, कौन है, कुछ भी मालूम नहीं है।
बस ये पता चल रहा है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये घर में आत्माओं का वास है। हनुमान चालीसा जब शुरुआत कर देते हैं तब उनके जो बदन पर दबाव था ना, तो वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी उठ नहीं पा रहे थे डर के वजह से। आस पास में जैसे बाउंडर चल रहा हो, हवा की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अब प्रवीण जी की अब जो हालत थी वो तो वही समझ सकते थे। उस वक्त उनके साथ में सब जो चल रहा था, हनुमान चालीसा कई बार भूल जाते थे। जो कुछ बोलना चाहते थे उनके मुंह से कुछ अलग आवाज़ निकलती थी। अब फिर वो शोर जो आंधी का था, गोल बाउंडर का, वो ज़्यादा ही बढ़ जाता था। आज जैसे ही दोबारा से हनुमान चालीसा शुरू करते अब सही ढंग से, तब वो हवा शांत होने लगती थी। करते करते रात के 2 बज चुका था। 2 बजे जा करके आज तक ना जाने कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ चुके थे। कई बार उनको गलती भी हुई थी और कई बार सही ढंग से भी पढ़ते थे। रात के 2 बजे बाहर से कोई उनको आवाज़ लगा रहा है, आवाज़ लगाई जा रहा है, प्रवीण प्रवीण क्या तुम अंदर हो प्रवीण। तब उनको दोस्त का आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब चिल्लाते कि हाँ भैया मैं अंदर हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, आप मुझे बाहर निकालो। उनका दोस्त उनको ढूंढने के लिए आता है। जब पत्नी अब देख लेती है कि अरे इतना टाइम हो गया मेरा पति नहीं आया, तब उनको फ़ोन मिलाने लगती है। प्रवीण का नंबर अब नॉट रीचेबल जा रहा है। शंका हो जाती है पत्नी के, कहीं मेरे पति के साथ कुछ हुआ नहीं। और वो जो दोस्त था ना जो घर दिलाया था, वो पत्नी भी जानती थी। पत्नी उसको फ़ोन करती थी कि आपके कहे के अनुसार घर देखने के लिए गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं, आप ज़रा देख के आइए ना मेरे पति कहाँ पर है। और तब जाकर के उनका दोस्त यहाँ पर ढूंढने के लिए आता है। दरवाज़ा बाहर से जैसे किसी ने कुंडी लगा दिया हो, कुंडी खोलता है और तब प्रवीण जी उस घर से बाहर निकलते हैं, पसीने से नहाए हुए, डरे हुए और बाल तो बिखरे हुए। जब बाहर निकलते हैं, खुली सांस लेते हैं और तब दोस्त के साथ कहते हैं कि भैया भागो यहाँ से, ये तो भूतों का डेरा है। पूरी कहानी बताते हैं और दोस्त भी समझ जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है। दोनों दोस्त अब भागते हैं, अपने घर पर जाते हैं। पत्नी इंतज़ार कर रही होती है। जब पूरी कहानी बताते हैं तो पत्नी डर जाती है, देवी माँ से प्रार्थना करती है और आखिरकार प्रवीण उस घर को भूल ही गए थे। मकान मालिक से बोलते हैं कि अभी हमें मकान नहीं मिला है, कुछ टाइम का मोहलत दीजिए। और आखिरकार जैसा मकान ढूंढना चाहते थे लेकिन नहीं मिला। अब ऐसा है कि मकान मिल गया था कि काम चल सकता था। अब उस मकान में जाकर प्रवीण जी शिफ्ट हुए थे। अब फिर 3 महीने के बाद में जब उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, रिश्तेदार सब चले गए थे, तब वो उसी घर में आ जाते हैं। प्रवीण जी बताते थे कि मैं कभी भूत प्रेत देखा नहीं और ना उस रात में भी मैंने नहीं देखा। जो कुछ मेरे साथ में चल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत मेरे पास में ही खड़े हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं उस रात हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता तो शायद मेरी जान बच नहीं पाती। और सही वक्त पर मेरा दोस्त भी मेरी जान बचाने के लिए आ गया था। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, मेरे जो भी सोर्स है उस पर आप भेज सकते हैं। और फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।